कि समाधान यदि कहीं से निकलेगा तो कोई बड़ी चीज़ से नहीं निकलेगा, छोटी छोटी पहल के सामूहिक होने से ही निकलेगा। और शायद हम लोग सब यहाँ बैठे ही इसीलिए हैं कि अपने एकल प्रयास, एक संस्था के प्रयास कैसे सामूहिक समुच्चय में एक बड़ा प्रयास बन सकते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अगले वक्ता जगवीर जी को। वे सामाजिक प्रेरणा एवं विकास संस्थान के सचिव हैं और अलग अलग तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में काम करते हुए अनुभव उन्होंने लिया है, और खासकर जिन चिंताओं को हम अभी रख रहे हैं उस पर वे विचार रखेंगे। लेकिन डाउन टू अर्थ एक ऐसी पत्रिका है, मुझे याद है 93 में मैं तो जब पढ़ ही रहा था, मतलब मेरा पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये जो संस्था है लाकोड़िया में, तो 93 में पता नहीं कहाँ से, हम तो गांव से ही बाहर नहीं निकली होगी संस्था, और मतलब गांव से बाहर मतलब फ्रीजर से, हम लाकोड़िया को मतलब 20-30 गाँव का एक झुंड मानते हैं। गांव का तो एक का ही नाम है, लेकिन वो सब लाकोड़िया ही है। तो वहाँ पे डाउन टू अर्थ के पत्रकार पहुँच गए, रास्ते भी नहीं थे, पता नहीं कैसे पहुँचे, और वहाँ की फिर रिपोर्टिंग आई तो बहुत सारी जगह से लोग, तब फ़ोन नहीं थे, तो उसमें लिख दिया था लाकोड़िया दूदू जयपुर, तो पोस्ट कार्ड पे कहीं से लेटर आते थे कि आपका लेख पढ़ा, ये लेख पढ़ा। तो हाँ, तो मैं बात कह रहा हूँ कि देखिए एक छोटी सी विकास संवाद ने स्टोरी के साथ बात शुरू करने का एक चलन चलाया है आज, तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब 87-88 में 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो हमें पढ़ाया गया कि केंचुआ किसान का मित्र है। क्लास में पढ़ा, आपने भी यही पढ़ा होगा, एक सामान्य 10वीं क्लास तक की जो विज्ञान की किताब बोलते हैं, उसमें घर जब आते थे तो हमारे जो पिताजी और भाई, बड़े भाई ये खेती भी करते हैं, तो वहाँ पे कभी हमारे सामने कृषि सुपरवाइजर आया और उसने यूरिया का कट्टा दिया, ये डालिए। तो हमें घर में बोला गया कि ये चीनी शक्कर जैसा दिखता है, लेकिन खाना नहीं है, जहर है, इसके खाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब यूरिया को कोई जानता नहीं था ना, तो तब शुरू, ऐसे तो खैर यूरिया आ गया होगा पहले, लेकिन राजस्थान के साधारण से गांव में यूरिया तब पहुंच रहा था, और कृषि विभाग कुछ छोटे मोटे नाटक भी कर रहा था कि यूरिया डालिए, यूरिया डालिए। तो मैंने पूछा ये मर जाएगा तो इंसान मर सकता है, तो वो क्यों केंचुआ जो किसान का मित्र बनाया है वो मरेगा, तो ये किसान का मित्र है, केंचुआ मित्र है, असली मित्र है कौन? तो वहां से दिमाग में थोड़ा ये आया कि ये कि बात क्या है। परिवार ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो किताब की जगह होती है। कहने का मतलब ये होता है किताब तो पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए। और ये जो कृषि के जो साइंटिस्ट हैं, मतलब एक कृषि सुपरवाइजर को तो गांव में ही मानते हैं, ये तो सब कुछ ज्ञाता है, तो वो सही कह रहा है। तो लोगों ने वो यूरिया दिया तो अच्छे रिजल्ट भी आ गए, मतलब असल तो हुई है, होती है, ऐसी बात थोड़ी, वो अलग कहानी है। तो ये स्टोरी से हम सब गुजरे होंगे, और आज स्टोरी दूसरी आ गई। आज कोई चीज आती है तो फिर हम सोचते हैं वो यूरिया की तरह वापस हो जाता है कि हाँ ये वो चीज है, फिर थोड़े दिनों में स्टोरी बदल जाती है। लेकिन इस स्टोरी बदलने से लोगों के जीवन में क्या होता है, लोगों के साथ क्या होता है, लोगों के हेल्थ पे क्या होता है, वो अलग कहानी हो जाती है। तो जहाँ तक आज के सत्र की बात थी, तो जिसे मुझे कहा गया था कि फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विषय है, रिचर्ड वाइड ने कई सारे आंकड़े दिए। कुछ लोकलाइज बातें मैं बताऊंगा, लोकलाइज मतलब फील्ड में कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, अंशुल ने भी कुछ बात रखी थी। तो देखिए फूड सिक्योरिटी की बात जहाँ तक है, तो ऐसे तो हम लोग फूड सिक्योरिटी को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको टेक्निकली ढंग से समझें तो एफएओ ने एक डिफिनेशन दी है फूड सिक्योरिटी की। तो एफएओ को अपन, यूएनएफएओ को की ऑथेंटिक वो मान करके कि इसकी सही होगी, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कहता है तो वो सही होती है, क्योंकि लोग किस फूड सिक्योरिटी में जी रहे हैं उनको यूएनएफपीओ की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, उनको अपना जीवन कैसे जी रहे हैं उसकी जरूरत है। लेकिन हम अगर एक नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सरकार को कहीं अपने प्रोग्राम, स्कीम, बजट डिसाइड करने की बात है, तो जरूर किसी न किसी पॉलिसी पे, किसी न किसी डेफिनेशन को पकड़ना पड़ता है। सवाल ये है, तो एफएओ बोलता है कि
फॉर ऑल पीपल, सब लोगों के लिए, ऑल टाइम हैव एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस ऑफ safe, sufficient, nutritious food. Safe, sufficient, and nutritious food for their dietary needs and to make them active and healthy. अभी ये बात करें अपन इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक एक्सेस की, तो कितनी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज है जो अभी रिचर्ड ने बताई और आपको भी नजर आ रही है कि एक किसान का खेती से इनकम और पर डे या पर, अभी बताएं कि 2 घंटे में 2 किसानों ने सुसाइड कर ली होगी। ये जो सुसाइड वाला केस है, पहली बात तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, आप कहीं पे भी ढूंढ लो आंकड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको दिखा देते हैं कि ये डायरिया से मर गया, ये उससे मर गया, ये झाड़ू फूंक से मर गया, ये ठीक है, मतलब क्या करें, नहीं है तो नहीं है। इसके अलावा उनके जो न्यूट्रिशियस डिफिशियंसी की वजह से डेथ होती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो सिर्फ किसान की नहीं, वो बच्चे की, गर्भवती महिला की और किस किस की हो रही है, वो भी एक बड़ा फिक्र। तो हम फूड सिक्योरिटी में कहाँ है, सवाल ये। दूसरा है, हमने एक छोटा सा अध्ययन किया है, हमारे 2 साथी भी यहाँ बैठे हैं, वो अध्ययन में शामिल थे। 262 ऐसे ढाणियों की, हेमलेट्स की ढाणियों की हमने स्टडी की, जिनमें ऐसी फैमिलीज रहती हैं, डीएनटी फैमिलीज, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज, उनके पास भी 34% परिवारों के पास जमीन है और 68 के पास एनिमल्स है। 68% के पास एनिमल्स है, तो एनिमल्स ज्यादा हैं और जमीनें कम है। 34% जमीनें के बावजूद भी उनके अंदर हमने देखा कि 15 दिन में 2 दिन ऐसे निकल रहे हैं जो खाना नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम, क्योंकि उनके जमीनें उनके हाथ में नहीं है, उनकी जमीनें उस किसान के गिरवे रखी हुई है जो खेती कर रहा है। गांव का मेन स्ट्रीम, गांव का जो मेन हैबिटेशन का गांव का किसान खेती कर रहा है, उनके बच्चे भी उन किसानों के यहाँ ग्वाल रहे हुए हैं, खेती बाड़ी का, पशु का काम कर रहे हैं, और वो बच्चे कभी वापस नहीं आने वाले हैं। वापस नहीं आने का मतलब है कि वो पैसा उधार लिया हुआ है, उस बच्चे का 10-12 हज़ार रुपये सालाना होता है, तो वो उसके ब्याज में चुक जाता है। बच्चा हर साल जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, जैसे हर साल उसको 1,000-2,000 रुपये बढ़ा करके फिर उसको रख लेते। तो अब आप अपन बात करें कि लोगों को कितना भोजन मिल रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ भोजन कहाँ मिल रहा है, कहाँ स्थिति है, तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है, स्थिति है। दूसरी बात करें, न्यूट्रिशियस की बात करें, तो देखिए कितने प्रयास किए गए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। हम फूड इनसफिशिएंट थे, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हम थोड़ा सरप्लस हो गए, एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन हो क्या रहा है, जिस जमीन में आपने 1 हेक्टर जमीन में 25 बोरी 20 बोरी की जगह 50 बोरी लिया है, तो आपका 50 बोरी आंखों से ही दिखता है, वो फिजिकली बढ़ा है, उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं बढ़ा। तो आपका जो डाइटरी इंटेक है, आप जो खाते हैं, ऐसा थोड़ी कि पहले आप 2 किलो खाते थे, अब 10 किलो खाने लगे, क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो इसलिए 10 किलो खाना पड़ रहा है। आपका तो कम हो गया, आपका जैसे जैसे फिजिकल मशीनरी बढ़ रहा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है, आपका डाइट कम हो रहा है, और उधर आपका फूड में भी न्यूट्रिशियस नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो आपकी डिफिशियंसी आनी है। और ऐसे में वो जो गरीबतम तबका है, उसकी जो लाइफ है, मैं जो अभी 262 बात कर रहा था, वहाँ 44 साल की उम्र आ रही है एक व्यक्ति की, पुरुष की ज़्यादातर, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, महिलाएं थोड़ा कम जा रही है, महिलाएं भी जा रही है बाहर काम करने, लेकिन पुरुष और भी बाहर जा रहा है, वो मोटरसाइकिल से राजस्थान से हरियाणा पंजाब जा रहे हैं गेहूँ काटने के लिए, कुछ और करने के लिए, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वो बहुत कुछ हो रहा है। तो या फिर वो कोयला बनाते हैं, तो उसमें वजह से उनको कैंसर हो रहा है, कोल कैंसर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उनकी उम्र आ रही है 44 साल, खत्म हो रहे हैं 44 साल। तो ये ऐसे कंडीशन में आप कहाँ ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी है?
कहाँ हम कह रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, वर्ल्ड में 5 नंबर पे जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बिलियनर्स और मिलियनर्स बढ़ रहे हैं, तो वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग भी मर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। और ये सब न्यूट्रिशियस फूड की बात करें तो क्लाइमेट चेंज का एक फिगर अभी बताया अंशुल ने, मैं उसी को एक और बता रहा हूँ कि राजस्थान में और बहुत सारे स्टेट में, नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो बारिश के कम इलाके थे, और ये बारिश के कम इलाके भी क्या है, 85 से, मेरे पास आंकड़े हैं, अपने आंकड़े हैं खुद के लिए हुए, 85 से लेकर के 2010 तक के आंकड़ों में रेनफॉल रिड्यूस हुआ है, घटा है। जो 550 mm था एक हमारे रेनफॉल स्टेशन पे, 550 mm का एवरेज एक 72 ईयर्स का, हमने सरकार से भी आंकड़े लिए, उसमें जो 550 mm रेनफॉल था वो 85 से 2010 तक 438 हुआ, एवरेज 438 आया, रिड्यूस हुआ। 2010 से लेकर के अभी देखें 2024 तक का वो बढ़ा है। तो हुआ क्या, जब घटा था तब फूड क्रॉप सिस्टम चेंज हो गया। मध्य राजस्थान में मूंग नहीं होते थे, मूंग होने लगे, और अब जब ये बढ़ा है मूंग खत्म हो गया, क्योंकि मूंग 45 डेज टू 60 डेज का क्रॉप है। अभी क्या होता है कि वो जून के एंड में या जुलाई के बिगनिंग में मूंग की सोइंग करता है, 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त के आसपास वो पक जाता है, जबकि बारिश चल रही है आपके 10 सितंबर तक। तो बीच में मूंग पक रहा है, बारिश आ, न तो उसको काट सकते न कुछ कर सकते, वो फलियों में ही मूंग वापस उग रहा। तो ये कंडीशन होती जा रही है। ऐसे ही वो जो लंपी स्किन डिजीज है, ये खूब उसमें गया गई, क्योंकि वो लंबा ह्यूमिड कंडीशन रही, तो वो नहीं सहन कर पाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही। और जो ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज थे, आपका वेस्ट यूपी और कुछ बिहार के इलाके और बहुत सारे इलाके, वहाँ बारिश नहीं हुई, तो वहाँ वो क्राइसिस। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक लोकलाइज इफेक्ट बता रहा हूँ। फिर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में एक चेंज आ रहा है, बहुत देर से टेम्परेचर शुरू हो रहा है, तो ग्रोथ ही नहीं आ रही है, चने में ग्रोथ ही नहीं आई। आपकी बात पिछली बार भी नहीं आई, क्योंकि टेम्परेचर डाउन ही नहीं हो रहा। आपका 15 से 20 दिसंबर तक भी टेम्परेचर हाई जा रहा है, तब भी घरों में पंखे चल रहे हैं। तो वैसे में आपका उसको तो गेहूं या चने को तो टेम्परेचर डाउन चाहिए, वो नहीं आ रहा, वो फिर जाकर के एंड में आ रहा है। जब एंड में आ रहा है तो फिर वो एकदम स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये सब लोकलाइज चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अभी आप और एक फूड इनसिक्योरिटी की बात बताऊं मैं। 1963 में पहली बार, कई सारे आंकड़े हैं, लेकिन 1963 में पहली बार बच्चों में मेल न्यूट्रिशन का आंकड़ा आया, वो आया 43%, 0 से 18 साल तक के बच्चों का, एक जनरल, वो सीवर वाला कंडीशन नहीं, नॉर्मल मेल न्यूट्रिशन। अभी का आ रहा है 33%। अब आप कह सकते हो हमने ग्रोथ किया है, लेकिन नंबर्स पकड़िए, तब हम 50 करोड़ से भी कम थे, अब हम 150 करोड़ के नजदीक जा रहे हैं। तो नंबर्स बढ़ा दिए, मेल न्यूट्रिशन नंबर्स जो है वो बढ़ा है नंबर्स में। तो क्यों बढ़ा है वो? क्योंकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। किसी के पास तो बहुत ज्यादा है बेकार बिगाड़ने के लिए, किसी के पास खाने के लिए दाने नहीं है। तो ये कंडीशंस हमारी बनी हुई है। अब इन कंडीशन से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आम आदमी और जो गरीबतम तबका है उसकी दिक्कतें हैं। जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, उसका इश्यू कम है। ये लोअर मिडिल और बिल्कुल लोअर क्लास का इश्यू। 42% किसान सब्सटेंस एग्रीकल्चर कर रहा है। सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब है वो जिंदे रहने के लिए एग्रीकल्चर कर रहा है। अभी इतना बड़ा तबका वो बहुत फास्ट एग्रीकल्चर छोड़ रहा है। ये एक स्टडी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन मेरे को एक चीज दिख रही है
कि हमें अभी जो नंबर ऑफ फार्मर्स दिख रहा है वो कहीं से पकड़ रहे हैं हम, नंबर ऑफ फैमिलीज हैव एग्रीकल्चर लैंड, उनके पास जो एग्रीकल्चर भूमि है वो। असलियत में आंकड़ा वो दूसरा है। एक किसान, थोड़ा बड़ा किसान, ट्रैक्टर वाला किसान, अच्छे अपने इक्विपमेंट रखने वाला किसान, वो 10 किसानों की जमीन कर रहा है, वो 10 किसान शहर में मजदूरी कर रहे हैं। उनकी भी जमीनें तो है, रिकॉर्ड में बोल रहा है वो जमीन किसान है, वो असली में मजदूरी कर रहा है। तो जो 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 मैं बता रहा हूं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वो उसमें वही किसान जो अपनी मुश्किल से खेती कर रहा है वो रोज छोड़ रहा है, रोज का मतलब एक बड़ा संख्या से छूट रहा है। और एक किसान से, एक मालिक से, एक पशुपालक से, जब खेती की बात करते हैं तो वृहद में पशु, फिशरीज, फॉरेस्ट ड्वेलर सब आ गए उसमें। वो एक बड़ा तबका मजदूरी में कन्वर्ट होता है। जो मालिक थे किसान, जो जमीन का मालिक होता है किसान, जिसको अपन बड़े इज्जत से सोचते हैं, ये सोचते हैं कि बड़ा गांव में अच्छी हवा आबोहवा में रहता है, वो आंकड़े जमीनों के उनके नाम से हैं, जबकि वो असलियत में कहीं शहर के स्लम्स एरिया में एक खराब दशा में रह रहा है और वहाँ अपना जीवन यापन। तो असली हकीकत ये है। हम किस तरफ हमारा किसान या हमारा समुदाय जा रहा है, ये सवाल। तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैसेज भी आ गया है, तो ये मेरा मानना था।